सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुल्क में सबसे महंगी बिजली खरीदने के बाद भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त करने वाले शहर कराची के रहायशियों और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया है और वो ऐलान यह है कि कराची के शहरी और इंडस्ट्रीज़ भी अब सस्ती बिजली हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी पर सिंध हुकूमत ने कराची और उसके आस पास रहने वालों को के इलेक्ट्रिक की दादागिरी से भी आज़ादी दिला दी है। कराची के शहरियों के लिए अब इस नई खुशखबरी की ज़रा तफसीलात कुछ आपसे शेयर करते हैं। सिंध हुकूमत ने इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल यूनिट्स को सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत सस्ती बिजली फराम करने का ऐलान कर दिया है। अब सेपरा में अमले को भी भर्ती कर लिया गया है और सिंध हुकूमत की बुनियादी तवज्जो का मरकज़ इकनॉमिक जोन्स हैं और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि सेपरा के तहत बिजली की पहली तरसील K4 के ग्रिड को फराहम की जाए। अब इस सिलसिले में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि सेपरा की बिजली का निर्ख के इलेक्ट्रिक की निस्बत बहुत ही कम होगा। बिजली हम खुद बनाएंगे और STDC के तहत खुद ट्रांसमिशन भी करेंगे। तो अब बिजली के निर्ख भी अब सिंध हुकूमत ही तय करेगी। STDC की बिजली का नेपरा के निर्खों से कोई ताल्लुक नहीं होगा और STDC का एनर्जी टैरिफ नेपरा से भी बहुत कम होगा। सिंध हुकूमत के मुताबिक इंडस्ट्रियल सेक्टर को तरजीह देते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पहली ट्रांसमिशन का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। चूंकि के इलेक्ट्रिक में तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विफाक ही की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि सेपरा के लिए सिंध हुकूमत की तजवीज़ है कि 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिंध और 1 विफाक से अपॉइंट किया जाए। सिंध हुकूमत सोलर पार्क से सस्ती बिजली की फराहमी के लिए भी के इलेक्ट्रिक से मुआहदा कर चुकी है और इस मुआहदे के मुताबिक जब सोलर की सस्ती बिजली दस्तियाब हो तो महंगे ईंधन वाली बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक अभी तक टैरिफ की मंजूरी और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के लिए नेपरा का मोहताज रहता है, लेकिन बढ़ती कॉस्ट और लोड शेडिंग से के इलेक्ट्रिक को शहरियों और अवामी नुमाइंदों की शदीद तनकीद का सामना भी रहता है। पाकिस्तान बिजली की पैदावार के लिए महंगे इंपोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इंपोर्टेड कोयले से बनाई जाने वाली बिजली की कीमत फी यूनिट तकरीबन 16.5 रुपये बनती है, जबकि इंपोर्टेड LNG से बनने वाली बिजली की कीमत 20% बढ़ते हुए अब 24 रुपये फी यूनिट से भी ज़ायद तक जा पहुंची है। नेशनल पावर ग्रिड में हाइड्रो एनर्जी ने तकरीबन 22% और एटॉमिक एनर्जी ने तकरीबन 18% शेयर शामिल किया है। एटॉमिक एनर्जी से बनने वाली बिजली सस्ती तरीन रही, जिसका रेट 2 रुपये फी यूनिट से कुछ जायद रहा है। तो लोकल कोयले से बनने वाली बिजली की कीमत 11 रुपये से जायद रही, जिसने नेशनल ग्रिड में अपना 14% हिस्सा शामिल किया है। बिजली पैदावार में 8% रखने वाली गैस से बिजली प्रोडक्शन की कीमत 12 रुपये के करीब रही है, जबकि 1% से भी कम हिस्सा डालने वाले फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली सबसे महंगी रही, जिसका 1 यूनिट तकरीबन 29 रुपये तक पहुंच गया है। ये आगे किस तरह से बेहतर अंदाज से काम कर सकेगी हुकूमत और कराची के शहरियों को और बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से सस्ती बिजली प्रोवाइड की जा सकेगी, कितनी कामयाबी इस सिलसिले में मिल सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम कुरैशी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सेपरा का क़याम और फिर इसके तहत बिजली की सप्लाई कराची में, ये मनसूबा कितना आपको कामयाब और कारआमद नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में? जी शुक्रिया, आपने कांटेक्ट किया। और दूसरा ये कि इसमें बहरहाल आपने खुद सारी तफसीलात, आधे से ज़्यादा तफसीलात कल आपने बड़ी तफसील को बताई हैं लोगों को कि भाई कितना इस पर पावर जनरेशन का जो है ना वॉल्यूम है और कितना मतलब जो है ना वो इंडस्ट्री कितनी जनरेशन कहाँ से हो रही है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, जैसे कि आपने अपने शुरू के अल्फाज में कहा कि ये इंडस्ट्रियल और रिहायशी लोगों को दी जाएगी और बिजली के टैरिफ बहुत कम आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अभी फिलहाल साल 2 साल महदूद पैमाने पर होगी, क्योंकि हुकूमत सिंध का प्लान ये है कि 300 मेगावाट के करीब इस साल वो 2 सोलर पार्क लगाने जा रहे हैं और 2 सोलर पार्क से तकरीबन 300 मेगावाट के करीब बिजली पैदा होगी और वो बिजली जो है वो सिंध ट्रांसमिशन जो है ना वो के जरिए, जो सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी बनी है उसके जरिए ये इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ये इसी तरह से होगा जैसे नूरियाबाद से 100 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड को जा रही है, के इलेक्ट्रिक के ग्रिड को जा रही है। के इलेक्ट्रिक उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो सस्ती बिजली है, यानी कि जो आपको दीगर ITC से मिल रही है उसके मुकाबले में ये तकरीबन कोई 30% जो है वो सस्ती है। लेकिन
मैं आपको बताऊं कि इस सस्ती बिजली का फायदा जो है वो इंडस्ट्रीज को या रिहायशी जो डोमेस्टिक सेक्टर है उनको नहीं हो सका, क्योंकि टैरिफ इलेक्ट्रिक ने अपना टैरिफ अब तक नाफिज किया हुआ है, और वो मतलब जो है वो उसमें सार्फिन को कोई सब्सिडी या कोई डिस्काउंट जो है वो नहीं मिल सका। तो अब लेकिन ये जो सोलर पार्क के जरिए जो के इलेक्ट्रिक को दिए जाने वाला मुआहिदा है वो ये है कि इलेक्ट्रिक जो है ना वो अपने सार्फिन को जो है ना वो बिजली सस्ती फराहम करेगी, और उसका एक अलग से टैरिफ जारी करेगी जिसको ये सप्लाई होगी। और अभी ये रिहायशी इलाकों में रहने वालों को सप्लाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो दादेगी है, जोन है, और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जैसे, और काटी से उन्होंने मुआहिदा किया है कि उसको जो बिजली जाएगी वो बहरहाल सस्ती होगी। और वो जो अभी कैलकुलेशन हुई है ताज़ा तरीन, वो ये हुई है कि तकरीबन 40% सस्ती बिजली होगी सोलर से पैदा होने वाली। इलेक्ट्रिक अपने भी वेलिंग चार्जेस या प्लस अपने कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें शामिल करेगा डेफिनेटली, और उसके ट्रांसमिशन के जो खर्चे आते हैं वो भी इसमें शामिल करेगा। तो तकरीबन ये 40% के करीब सस्ती बिजली होगी। अब के इलेक्ट्रिक का फार्मूला यही होगा कि वो 40 बनी, लेकिन आपको 20 से 25% जो है ना बिजली सस्ती। तो नहीं साहब, के इलेक्ट्रिक इस प्रोजेक्ट से बिजली ले रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ़ कर रहा है। 20 साल पहले प्राइवेटाइजेशन इसलिए हुई थी कि वो नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार नहीं करेगा, वो आज तक इन्हिसार करता चला आ रहा है। परफॉर्मेंस बदतरीन रही है, सर्विसेज बदतरीन रही हैं, और अब वो इस नए प्रोजेक्ट से भी सस्ती बिजली हासिल करके फिर महंगे दामों आवाम तक पहुँचाएगा। तो उस प्राइवेटाइजेशन का मकसद तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया, कोई फ़ायदा इसका मतलब आवाम को नहीं होने वाला खास। नहीं, बिल्कुल देखें कि इलेक्ट्रिक प्योरली एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं आपको बताऊं कि अपने सार्फिन को, इंडस्ट्रीज को खास तौर पे वो कोई सहूलत, कोई डिस्काउंट देना नहीं चाहती। हालांकि वो एनटीडीसी से इस वक्त 1000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली ले रही है। थोड़ा बहुत हिस्सा उसको विंड पावर से भी आता है। और हमारे अब ये देखें ना कि एटॉमिक पावर जो हमारे बने हैं, प्रोजेक्ट बने हैं, ये 2200 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, और अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस भी लगा लें तो ये 15 रुपए से ज्यादा की बिजली नहीं है। लेकिन वो एनटीडीसी को जाती है, एनटीडीसी फिर के इलेक्ट्रिक को देता है। इसी तरीके से आईपीपी जो बिजली लेते हैं वो भी के इलेक्ट्रिक के जरिए आ रही है। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने कभी इस पर बात नहीं की कि हमें जो कराची में और सिंध में जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं वो 2200 मेगावाट तो डेफिनेटली उनको जा ही रही है। 2200 मेगावाट पूरी बिजली वो नहीं ले रहे, पहले 800 या 1000 मेगावाट बिजली अगर वो ले रहे हैं तो एनटीडीसी को जा रही है। तो एनटीडीसी को कहा जाए या ग्रिड कंपनी के जरिए, एसपीडीसी के जरिए वो बिजली अगर कराची को मिल जाए तो कराची वालों को बहुत सस्ती बिजली मैसर आ सकेगी। तो हुआ ये कि अब ये नूरियाबाद की बिजली का मैंने जैसे आपको हवाला दिया कि नूरियाबाद की बिजली 30% सस्ती पड़ रही है इलेक्ट्रिक को, और वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो लेकिन उसका फायदा आवाम को नहीं पहुंचा, सनतकारों को नहीं पहुंचा। तो अब ये कि लेकिन इस एग्रीमेंट में जो सिंध गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के साथ किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम एक चीपर और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो बिजली है वो हम जो है ना वो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक जोन को प्रोवाइड करेंगे। और अभी देखना ये है कि हुकूमत सिंध उनसे कितना इस मायदे पर अमल दरामद करवा सकती है, क्योंकि अभी तक तो इलेक्ट्रिक वफाकी नहीं सुनती, तो सिंध गवर्नमेंट की कैसे सुनेगी, ये सवाल बड़ा अहम है। और अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो क्या वो एग्रीमेंट को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, ये साल के आखिर तक मालूम हो सकता है। सही। तो अब नईम साहब, चूंकि कराची ज़ाहिर बिजनेस हब भी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है, अब जो कंज्यूमर्स इस शहर के, वो चाहे डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, जो ऑफ ग्रिड हो चुके, जो सोलर पर शिफ्ट हो चुके, उनकी वजह से जो अभी तक ऑन ग्रिड हैं उन पर बहुत ज़्यादा फिर असर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, वो बिजली की बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं। तो अभी तक जो लोग ऑन ग्रिड हैं, जो कि इलेक्ट्रिक से ही अभी तक बिजली महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, उनके लिए कोई वे आउट आपकी एक्सपर्टी को सामने रखते हुए अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, कुछ तजावीज़ आपके पास हैं कि कैसे इस टैरिफ को, इस रेट को कम किया जा सकता है? देखिए, टैरिफ के लिए बाकायदा हेयरिंग होती है हमारे नेपरा में,
और उसमें बार बार यही कहा जाता है कि फ्यूल के जो रेट कम होते हैं और मतलब सस्ती बिजली जो आ रही है तो आपको हाइड्रो पावर से 10,000 मिल रही है, 1,000-1,200 के करीब, हालांकि 2200 मेगावाट की कैपेसिटी है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से मिल रही है। तकरीबन 1800 मेगावाट विंड पावर से मिल रही है, और विंड पावर से वो बिजली इतनी ज्यादा नहीं ले पा रहे ग्रिड की वजह से, लेकिन 400-500 मेगावाट तो मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक को नहीं मिल रही है, एनटीडीसी को मिल रही है। और दूसरा चश्मा से तकरीबन 1200 मेगावाट, वो अलग है। तो बात ये कि अब ये तो हुकूमत के काम है ना कि फार्मूला एक ऐसा बनाए कि ये जो सस्ती बिजली आ रही है इसको हम इंडस्ट्रीज को कैसे जो है ना वो पहुंचाएं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव जो है ना ट्रेडिंग बायलैटरल जो भी आया है सिस्टम, यानी कि CTBCM, वो भी यही है कि आप कंपनियों से बिजली जो है ना अपनी जरूरत के मुताबिक खरीद सकते हैं, और ये कानून बन चुका है। लेकिन मसला ये है कि इन सब की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लग रहा है, और कल भी एक कॉन्फ्रेंस में ये बात होती रही कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी ताखीर है कि उसका सार्फिन को फायदा नहीं पहुंच रहा। तो बहरहाल पावर सेक्टर, मेरे ख्याल है पावर डिवीजन इस पे काफी काम कर चुका है, और जब ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, बिजली की खरीदारी आप खुद से कर सकेंगे। तो जैसे मोबाइल कंपनियां आपके पास हैं, जैसे और कंपनियां आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो जब कंपनियों में कंपटीशन शुरू होगा तो डेफिनेटली वो फिर रेट उससे नीचे आएंगे, और नीचे आने से जो है ना आपके सार्फिन को उसका जो है ना फायदा पहुंचेगा। तो नईम साहब, इसका मतलब साल के आखिर तक जो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि कम से कम 3 डिस्कोज जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और ये कामयाबी के साथ स्मूथली ये पूरा प्रोसेस हो जाए, तो काफ़ी हद तक पावर सेक्टर में हम बेहतरी होती देख सकते हैं। जी बिल्कुल बेहतरी होती देख सकते हैं, क्योंकि देखें ITP को 4-5 ITP जो बंद थी, जिनके कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे थे, वो बंद कर दी गई हैं, और बाकियों से जो नेगोशिएट किया गया है तो उससे काफी हुकूमत को फायदा हुआ है। नो डाउट कि मैं भारत तनकीद भी करता हूँ, तो इसमें ये बात भी हमें तारीफ के काबिल है कि हमारे पावर डिवीजन में और हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर काफी बड़ी मेहनत से काम किया है, और काफी सारी रिफॉर्म्स वो लेके आए हैं। कभी इस पर भी आप उनसे जरा बात कीजिएगा। तो बात यह है कि उसमें वो कैपेसिटी चार्जेस कम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। बिजली के रेट में वो कहते हैं कि 2 से ढाई रुपए की कमी वाकई हुई है, और वो चाहते हैं कि 15 रुपए तक की जो है ना कमी इस साल के आखिर तक हो जाए, और जिससे इंडस्ट्रीज को, हमारे आम आवाम को इसका जो है ना वो फायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तरक्की के मौके फराहम किए हैं। हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर अमरीकी सदर के भारी टैरिफ ने पाकिस्तान के बेहतरीन बासमती चावल की एक्सपोर्ट में इजाफा करने का बेहतरीन वक्त फराहम कर दिया है। पाकिस्तान के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। पिछले सालों में पाकिस्तान ने बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल ग्रोथ बरकरार रखी है। 2024 में 7,72,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हुए खजाने को $876.9 मिलियन का फायदा पहुंचा, जबकि साल 2023 में 5,95,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट से $650 मिलियन कमाए गए थे। पाकिस्तान की बासमती चावल की एवरेज एक्सपोर्ट प्राइस भी $1,092 फी टन से बढ़कर $1,134 तक जा पहुंची है। 2023 से 2024 के दरमियान अमेरिका को 1519 शिपमेंट्स के जरिए बासमती चावल की मजमूई एक्सपोर्ट्स का 24% हिस्सा भेजा गया। बासमती चावल की 908 शिपमेंट से इटली का हिस्सा एक्सपोर्ट्स में 14% रहा, जबकि यूके के लिए 716 शिपमेंट्स ने 11% हिस्सा बनाया। पाकिस्तान ने अमेरिका, इटली और यूके को बासमती चावल की एक्सपोर्ट का तकरीबन आधा 49% शेयर हासिल किया। पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, यूएई, कनाडा, नीदरलैंड और जर्मनी समेत दीगर 110 से जायद ममालिक को बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका में बासमती चावल की इंपोर्ट्स में पिछले 30 सालों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। साल 1993 में बासमती चावल की अमेरिकी इंपोर्ट्स 7% थी, जो 2023 तक मुसलसल बढ़ते हुए 25% तक जा पहुंची हैं। थाईलैंड से जैस्मिन राइस, जबकि पाकिस्तान और इंडिया से बासमती की इंपोर्ट्स करते हुए एशियाई ममालिक से अमेरिका 60% चावल की इंपोर्ट करता है। आलमी तौर पर अमेरिकी टैरिफ में 25% से इंडिया बुरी तरह मुतासिर हुआ था, लेकिन रूसी तेल की खरीदारी ने मजीद 25% टैक्स आयद करवा दिया। अब इंडिया को कुछ मामलात में रिलीफ मिला, लेकिन बासमती चावल पर टैरिफ 50% ही बरकरार रहा है। भारतीय 50%
टैरिफ के मुकाबले में पाकिस्तान पर 19% टैरिफ अमेरिका में पाकिस्तानी बासमती चावल को फेवरेट बना रहा है। अमेरिकी टैरिफ में इजाफे से भारतीय बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स में 50 से 80% कमी हो जाएगी और कीमत तकरीबन $1800 फी मैट्रिक टन से भी ऊपर पहुंच सकती है, जबकि पाकिस्तानी बासमती चावल का $1450 मैट्रिक टन रेट अमेरिकी इंपोर्टर्स और रिटेलर्स की तवज्जो का बाइस बन जाएगा। अमेरिकी रिटेल मार्केट में पहले ही पाकिस्तानी बासमती चावल की बेहतरीन मांग है और कीमतों का मौजूदा फ़र्क पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में बेहतरीन मददगार होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने और कॉर्पोरेट आमदनी में इजाफे ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी बड़ा गहरा और मुस्बत असर छोड़ा है। इस हफ्ते जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि हफ्ते के पहले ही रोज़ 1700 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला और मार्केट ने हफ्ते के पहले रोज़ ही एक बड़ा फिगर 1,48,000 के इंडेक्स को भी अबूर किया। अब फंड्स की खरीदारी में तेज़ी की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की सूरत हाल हमने देखी है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को CAA2 से CAA1 कर दिया। अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी इजाफा देखा जा रहा है। मंदी में जाने के खतरे के बावजूद जापान और ताइवान की स्टॉक मार्केट्स ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जबकि चीनी ब्लू चिप्स ने 10 महीने की रिकॉर्ड बुलंदी को छू लिया है। अमेरिकी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ट्रंप जंगबंदी के बजाय अमन मुआहदे पर कायल नजर आते हैं और अमेरिकी सदर अपने यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात में अगले इक़दामात का बहुत ही अहम उसमें ऐलान जो भी है वो सामने आएगा। और इस हफ्ते का मेजर इकोनॉमिक इवेंट जैक्सन होल सिंपोजियम में मुनक़िद किया जाएगा, जहां चेयर जेरोम पाउल इकोनॉमिक आउटलुक और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी फ्रेमवर्क पर बात होगी। 17 सितंबर को होने वाले फेड के इजलास में 85% इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में 1/4% कमी कर दी जाएगी, जबकि दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी की तवक्को की जा रही है। आलमी सतह पर कम कर्ज की लागत के इम्कान ने शेयर मार्केट्स को तक़वियत दी है और जापान का निक्केई इंडेक्स 0.9% बढ़कर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। MSCI का एशिया पैसिफिक में मामूली कमी देखी गई है, जो गुज़िश्ता हफ्ते 4 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था। चीनी ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में 1% का इजाफा हुआ, जिससे इस सहमाई में मजमूई मुनाफा तकरीबन 8% हो गया। फिर यूरो स्टॉक्स में 50 फ्यूचर्स का और FTSE फ्यूचर्स में 0.2% का इजाफा हुआ। DAX फ्यूचर्स में 0.1 इजाफा हमने रिकॉर्ड होते देखा है। अब इस अमेरिकी टैरिफ के बाद और फिर लोकल लेवल पर हम बात करें तो अभी आगे इंटरेस्ट रेट में अगर कमी होती है तो वो स्टॉक को किस हद तक फ़ायदा पहुंचा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। OS अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसा अब एक तो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इस वक्त जो अमेरिका का टैरिफ है उसके बाद उनकी क्या पोजीशन रहेगी आने वाले दिनों में, और फिर हमारी स्टॉक मार्केट जो कि इस वक्त बहुत ऊपर जा रही है और जो साल के आखिर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो टारगेट शायद बहुत पहले ही अबूर कर ले, तो आने वाले दिन अब कैसे रहेंगे स्टॉक मार्केट के लिए, खासतौर पर इंटरेस्ट रेट के ऐलान के बाद? देखिए, मार्केट ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसकी बड़ी वजह जो है वो फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कंट्री की, कि इंटरेस्ट रेट हमारे जो हैं वो तकरीबन 1100 बेसिस पॉइंट से कट हुए हैं और 3 हमें अपग्रेड्स मिली हैं तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, जो फिच है, मूडीज़ को देख लें और इसी तरह S&P ग्लोबल को देख लें, तो तीनों ने हमारी कंट्री की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो उसके वजह से भी जो एक हमें पिछले 2-3 साल से फाइनेंशियल अकाउंट में थोड़े मसले आ रहे थे कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की पोजीशन ड्राई आउट हो गई थी, हम कुछ एडिशनल बोरिंग रेज नहीं कर पा रहे थे। तो इन अपग्रेड्स की वजह से जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स हैं वो प्रीमियम के ऊपर, उनमें से काफ़ी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो प्रीमियम के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गए। तो उससे एक इन्वेस्टर के माइंड में आता है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो, अगर लेट से करंट अकाउंट तो हमारा कंट्रोल है ही, जो कि हमने पिछले साल भी सरप्लस रन किया और इस साल भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब 26 में भी हम जो रेमिटेंसेस की 40 बिलियन को हम क्रॉस करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में ही रहेगा। तो उसके ऊपर अगर हमें फाइनेंशियल फ्लोज भी मिल जाते हैं और कुछ FDI में भी इम्प्रूवमेंट आती है रेकोडिक के थ्रू और दूसरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त उसकी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके अंदर जो रिजर्व्स हैं हमारे जो 3 गुना बढ़े हैं और हमारा जो डेट है वो नहीं बढ़ा,
क्योंकि स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट से परचेजेस किए हैं और रिजर्व्स को बिल्ड किया है, रेदर दैन कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को लूज छोड़ देते और बाकी चीज़ों को हम लूज़ कर देते रेगुलेशंस को, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल और फिर से बढ़ जाता। और हम ये जो रिजर्व्स हमने बिल्ड किए हैं जो कि 14.5 बिलियन पे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 3 बिलियन का इजाफा हो जाएगा जून के एंड पर। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस साल के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हम 24 बिलियन की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स भी करेंगे। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 3 बिलियन से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो इसमें अगर हमें कोई फाइनेंशियल फ्लोज भी मिलते हैं तो वो मेरा ख्याल आइसिंग ऑन द केक होगा, उससे हमारे फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनके मिलने के बाद ओवरऑल जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। और इसी की रिफ्लेक्शन हम KSE 100 के अंदर देख रहे हैं कि उसने ऑल टाइम हाई जो है 148,000 का फर्स्ट टाइम आज टच किया और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर की। सही। तो वैसे अब ये जो रीजन के दूसरे इस वक्त स्टॉक हैं या दूसरी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर का कितना एतमाद है, और अगर पाकिस्तान की पिछले 4-5 महीने की या 6-8 महीने की हम हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान पर इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर कितना एतमाद कर रहा है, कितनी मजीद सरमायाकारी आई है? देखें, अगर ग्लोबली हम बात करें तो ग्लोबल काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं। वो टैरिफ की बात कर रहे हैं और टैरिफ को एज अ टूल, पॉलिसी मेकिंग टूल यूज़ कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटीज़ है, लेकिन उन अनसर्टेनिटीज़ में कुछ पॉजिटिविटीज़ भी हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ के लिए कोई 20% का टैरिफ किया, हमारे लिए 19% का किया। अराउंड द ग्लोब उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। पाकिस्तान में उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की भी बात की। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान मार्केट के लिए। दूसरा, ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसमें भी अब US की मीडिएशन के बाद एक चांसेस बन गए हैं कि शायद सीज़ फायर हो जाए और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो उसकी वजह से जो आपको अगर जहन में याद होगा कि 2-3 साल पहले आज से जब ये वॉर शुरू हुई थी तो एनर्जी प्राइसेस अपने नॉर्मल से, जैसे कोल था वो $60 से $350 चला गया था। ऑयल जो है वो 60-65 से $150-160 पर बैरल चला गया था। तो अभी तक वो प्राइसेस, ऑयल तो काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर चुका है, लेकिन जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं वो अपने उसमें अभी रिफ्लेक्शन आना बाकी है। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें जो आप बेहतरी देख रहे हैं ये उसी सेंटिमेंट्स की वजह से है कि लोग उसमें देख रहे हैं कि यहाँ से फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी। तो वैसा रीजन की दूसरी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत डाउन है, सिंगल डिजिट में। उसके बावजूद वो मार्केट्स उस हद तक ग्रो नहीं कर रही जिस तरह पाकिस्तान की मार्केट ने अभी परफॉर्म किया रिसेंटली। यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी की ये डिमांड भी है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए। पिछले 3-4 दिन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई बिज़नेस लीडर्स की जानिब से। तो ये सिंगल डिजिट में अगर आता है इंटरेस्ट रेट तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर हो सकते हैं, जो ऑलरेडी 150 के अराउंड तो पहुँच ही गई है? देखिए, मार्केट पे तो क्योंकि अभी फिक्स्ड इनकम में जब आपका रिटर्न नहीं बनेगा तो इन्वेस्टर आपका एक्विटीज़ में आएगा और रियल स्टेट आपकी वैसे ही स्लो है और उसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो कि इनपुट कॉस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन की बहुत ऊपर है, उसकी वजह से आपको नया हाउसिंग का कुछ एवेन्यू फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। फिर उसके अलावा कुछ इरेगुलरिटीज़ भी हैं रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करना चाह रही है। फिर तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ने अब टैक्सेशन, जो न्यू टैक्सेशन रजीम है उसमें सबको टाइट करना शुरू किया है। उसके लिए उसने एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में ले आई है, जिसकी वजह से ये सारे जो वन वे और दी अदर कंट्रीब्यूट करते थे थोड़ा बहुत ब्लैक इकोनॉमी के अंदर, तो वो मेरा ख्याल है कि फ्लोज उस तरफ नहीं होंगे। और सेम की रिफ्लेक्शन आपको रुपये के अंदर नज़र आ रही है कि अब करेंसी के ऊपर इन्वेस्टर का एतमाद ज़्यादा बढ़ रहा है और जो रुपया है पिछले 3 हफ्ते से पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हो रहा है और आज भी ये पॉजिटिव ही रहा। तो ये सारे मेरा ख्याल सिग्नल्स हैं कि जो कि पॉजिटिव हैं एक्विटी मार्केट्स की यहाँ से ग्रोथ के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस अशरफ साहब, डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के कारोबारी इदारों ने मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है, जिसकी तस्दीक गैलप पाकिस्तान की ताज़ा तरीन बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट भी कर रही है। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक कारोबारी बरादरी का कौमी तरक्की पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुका है। मुल्क में सियासी और इकनॉमिक कंडीशंस में बेहतरी आ रही है। गैलप ने सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तिजारती इदारों के 524 शख्सियात से इस सर्वे में गुफ्तगू की है, बातचीत की है, सवालात किए हैं और सर्वे के मुताबिक मुल्क की सिमत का स्कोर बेहतर होकर -2% रिकॉर्ड किया गया, जो 2021 की चौथी सहमाही के बाद एतमाद की बुलंद तरीन सतह है। सर्वे के मुताबिक 46% कारोबारी इदारों ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद किया है। 1 साल पहले कारोबारी इदारों की हुकूमत पर एतमाद की शरह सिर्फ 24% थी। 61% शुरका ने कारोबारी ऑपरेशंस को अच्छा या बहुत अच्छा करार दिया है। महंगाई, एनर्जी कॉस्ट और लोड शेडिंग के बावजूद मजमूई तौर पर कारोबारी इदारे मुल्क की मईशत से पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गैलप सर्वे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि कारोबारी एतमाद में इजाफा हुकूमत की मौशी इस्लाहात, ट्रांसपेरेंट तर्ज हुक्मरानी, FBR की डिजिटाइजेशन और एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात का नतीजा है। ये मुस्बत रुझान इस बात का सबूत है कि कारोबारी बरादरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों और मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर एतमाद रखती है। इस पॉजिटिविटी के बावजूद जो चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं वो हमारी इकॉनमी के लिए इस वक्त कितनी संगीनी लेकर आ सकते हैं और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हुए मजीद बेहतरी की जानिब जाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ज़ाहिर है जब इस तरह के सर्वेज आते हैं तो ओवरऑल हुकूमत के लिए, गवर्नेंस के लिए पॉजिटिविटी रखना एक बेहतर ज़ाहिर सोच होती है, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश इस वक्त चैलेंजेस हैं, एनर्जी कॉस्ट है, एनर्जी टैरिफ है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये इशूज़ अभी भी इनको हल करने की ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है, मज़ीद बेहतरी भी हो सकती है। ये कितना पेस इस वक्त हुकूमत को तेज़ करना चाहिए अपनी रिफॉर्म्स का? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी चीज़ अभी डेवलप हुई है वो डेवलप ये है कि हमें एक रियलाइजेशन हुई है कि हमने सर्टन रिफॉर्म्स करनी है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो हमारी रिफॉर्म्स की पेस है वो बड़ी स्लो है। शायद जिस पेस पे हमें चलना चाहिए हम वो नहीं चल रहे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को देखें तो ये तकरीबन 1991 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना था। तो आज भी देखें जो हमारी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा मेस है कि जहाँ पे हम 1 ट्रिलियन से ज़्यादा सालाना गवर्नमेंट के लॉसेस हो रहे हैं और गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह दे रही है, जिससे ये स्टेट ओन इंटरप्राइजेज चल रही हैं। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत सी मिनिस्ट्रीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे सर्टन रिफॉर्म्स की एक पुश है और वो ज़रूरी भी है, और उसके पीछे अगर आप सर्टन कुछ क्रेडिट IMF को भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि IMF भी ज़ाहिर है बहुत सी इस तरह की चीज़ें रिफॉर्म्स कह रहा है कि जहाँ पे हमें अपने रेवेन्यूज़ को और हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है। तो जिस तरह आप देखें तो FBR के अंदर डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, एनर्जी के अंदर डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कंप्रीहेंसिव कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने पॉलिसी लेवल पे अभी अप्रूव करवाई हैं। जाहिर है अभी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएगा तो फिर उसमें सर्टन चेंजेस आएंगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिससे हमें हम एक उस इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे लोग बिजनेस करें, जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन देखिए 2 एलिमेंट है बिजनेस के या इकोनॉमी के। एक है बिजनेस करना। अगर आप अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखें तो उसके 2 कंपोनेंट है। एक बिजनेस है जो डोमेस्टिक आपकी कॉमर्स एक्टिविटीज हैं, और दूसरा आपका है मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्री को चलाना। तो पहले में तो हम काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं कि जहाँ पे हमारी देखें बहुत सी, एक तो हमारी इंपोर्टेड इकोनॉमी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, और दूसरा हमारा जो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है शायद अभी भी हम बहुत पीछे हैं, और उसमें जो बड़ा चैलेंज है वो हमारी कंपटीशन है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। उसमें आप टैरिफ को भी लेके आ सकते हैं, उसमें आप एनर्जी प्राइसेस को भी लेके आ सकती हैं कि जहाँ पे हमारे और जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं वो पिछले 20-25 साल में बहुत आगे निकल गए हैं, और हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोर्ट का शेयर लूज किया। सही। तो अब शुजा साहब, ये हमें अगर अपनी इन एक्सपोर्ट्स को वापस उसी ट्रैक पर लेकर आना है तो इसके लिए जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उस पर हमें सबसे ज़्यादा एतमाद रखना है, या अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर की इस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी?
जी जी, मेरे ख्याल से हमें दोनों तरफ जाना होगा। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत से अनप्रोडक्टिव चीज़ों में चली जाती है, जिस तरह रियल स्टेट है। और रियल स्टेट में जब इन्वेस्टमेंट जाती है तो 20-25 साल के लिए कंप्रोमाइज हो जाती है। और जाहिर है वो एक घर ही एंड में बनता है या एक प्लाजा बन जाता है। हमारी उस तरह के रियल स्टेट नहीं है जो दुबई में है। और तो देखिए, हमें इंडस्ट्री की तरफ जाना है जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टिल हमारे पास बहुत स्कोप है। इवन आप टेक्सटाइल को देखें, अगरचे हम अपना वो एडवांटेज कंपैरेटिव तो लूज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी देखें टेक्सटाइल हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इवन आप अमेरिका के साथ देखें तो जो हमारी एक्सपोर्ट है $6 बिलियन, उसमें तकरीबन $4.5 बिलियन से ज़्यादा टेक्सटाइल है। और अभी जो इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज हुआ है, हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जहाँ पे हम टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना है। एग्रीकल्चर के अंदर हलाल मीट है, प्रोडक्शन है, क्रॉप्स हैं, वहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। तो वहाँ पे हमें बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, ऑटोमेशन की तरफ जाएं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएं कि जिससे हम दुनिया को चीज को फरोख्त करें। तो ये वो फैक्टर्स है। एनर्जी प्राइसेस, बिल्कुल आपने वजह फरमाया है कि इस वक्त जो एनर्जी प्राइसेस चाइना की हैं वो हमसे हाफ हैं। इंडिया तकरीबन हमसे 40% उनकी सस्ती हैं, बांग्लादेश की भी 40-50% सस्ती हैं। तो एनर्जी प्राइसेस पे भी हमें बड़ा सीरियसली काम करना है। और लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमें शायद करनी चाहिए वो हमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको करना है। देखिए, हमारे मुल्क में जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस ने इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। लोग रियल स्टेट में पैसा लगाना पसंद करेंगे, लेकिन शायद लोग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक फैक्ट्री लगाने को लोग नहीं करेंगे। तो हमें ये फैक्ट्रीज की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो साथ टेक्नोलॉजी लेके आएगा। तो हमें मिक्स चाहिए। अगर आप इवन चाइना का मॉडल देखें तो चाइना ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके गया कि वहाँ पे अब वो फॉरेन इन्वेस्टर के साथ मिल के इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो इस वक्त आप चाइना में देखें तो जितनी वेस्टर्न कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को चाइना में तैयार कर रहे हैं। एप्पल को आप देख लें, फोर्ड को देख लें, आपको गाड़ियाँ मिलेगी, तो उसकी कोई ना कोई पार्ट चाइना के अंदर प्रिपेयर हो रहा है। तो हमें अगर फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा तो अपनी इकोनॉमी को, चाहे हमारी लेबर है, चाहे हमारी स्किल्स हैं, चाहे हमारे बिजनेस के रूल्स हैं और चाहे हमारी कॉस्ट है, ये सब चीज़ों पे हमें पैरेलली काम करना है। सही। तो आप कुछ सेक्टर्स को शुजा साहब जो अभी नए अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं या कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, माइन एंड मिनरल्स हैं, या ऑयल एंड गैस में जो अब इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश इस वक्त अमेरिका ने जाहिर की है, तो ये इन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है? ज़ाहिर है उससे हम कोई चीज़ तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स किसी हद तक सर्विसेज की मद में या हमारे रेयर अर्थ मेटल्स की मद में वो कम से कम बढ़ सकती हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमें बड़ा केयरफुली देखना है। बहुत से मुल्कों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है तो उसने टेम्पोरेरी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट नहीं हुआ। आप सोमालिया में देख लें, इथोपिया में देख लें, नाइजीरिया में देख लें, स्पेशली मिनरल्स के सेक्टर में अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन अल्टीमेटली उन मुल्कों को उन मिनरल से फायदा नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे पास जिस तरह रिकोडिक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 35-37 साल के लिए चलेगा और उससे तकरीबन $100 बिलियन की इकोनॉमी जनरेट होगी। इसके अलावा और बहुत से मिनरल्स हैं कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और भी प्रोविंसेस में इवन ऑयल गैस है। तो देखिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को, लोकल टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे लेके आना है। जिस तरह रिकोडिक है तो बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे बड़ा इशू वहाँ पे यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट का है, जॉब क्रिएशन है। तो जब वहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब होगी और वही लोग आपके बहुत से जो मुल्क दुश्मन इदारे हैं उनको भी ज्वाइन करेंगे। तो हमें, आप देखें ना, रिकोडिक अगर वहाँ पे है तो हमें वहाँ पे लोकल यूथ को वो स्किल्स देनी है तो वो लोग उसमें ट्रेंड हो। फिर दूसरी चीज होती है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन के बाद अगला आपका स्टेप होता है कि जहाँ पे आप उसकी पॉलिशिंग करें, उसकी रिफाइनमेंट करें। तो देखिए, अभी तक हमारे पास मिनरल्स में इस तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है।
तो मिनरल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आईटी आपका सेकंड सेक्टर है। दुनिया में आप देखें हम इंडिया को रिप्लेस कर सकते हैं। इंडिया की जो इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $200 बिलियन पे क्लोज है और हम $3-4 बिलियन पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे हम अच्छी 4-5 आईटी यूनिवर्सिटीज को वेल इक्विप करें, आईटी पार्क्स बनाएं, और ये आईटी पार्क्स आपकी जो वेस्ट की सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा की नीड है, फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है, इसको आप देखें। फिर एग्रीकल्चर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखें हमारी इस साल भी जितनी मेजर क्रॉप्स हैं उनकी नेगेटिव ग्रोथ है। हमें बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि हम शायद मेजर क्रॉप्स में दुनिया में प्रोडक्शन में 4-5वें नंबर पे होंगे, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी है तो हम फिर 40वें-50वें नंबर पे चले जाते हैं। तो हम अभी तक जो बना रहे हैं वो दुनिया को नहीं बेच रहे, तो उस वजह से हमारा फार्मर भी सफर कर रहा है। क्या आप देखें तो इस वक्त वीट की प्राइसेस गिर गई हैं, जो बहुत सी पेरिशेबल सब्जियां हैं उनकी प्राइसेस गिर गई हैं। तो हम जब दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए जाहिर है फिर आपकी एक वैल्यू चेन भी बनेगी, आपके वेयर हाउसेज बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, आप अपनी क्वालिटी को उस लेवल पे लेके आएंगे। तो शायद मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी ऐसा एरिया है कि जिसमें ऑटोमेशन से, अच्छी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ा के हम बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च पाइट से हमारे साथ मौजूद में सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।